नमस्कार। आज हम इस वीडियो में प्राचीन राजनीतिक विचारक मनु के जो विचार हैं, राज्य का उनका सिद्धांत है, उसमें राजा की क्या स्थिति है वह समझेंगे। जैसा हमने पूर्ववर्ती वीडियो में देखा, मनु ने राजा की 7 प्रकृतियाँ बताई, यानी 7 अंग बताए। स्वामी जिसे राजा कहते हैं, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। और ये जो 7 प्रकृतियाँ बताई, इनका महत्ता का क्रम भी यही है। पहली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरी पहली से कम महत्वपूर्ण है, तीसरी दूसरे से कम महत्वपूर्ण है और चौथी तीसरे से कम महत्वपूर्ण है, और यही क्रम चलता रहता है। तो इन 7 प्रकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्वामी या राजा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजा की क्या स्थिति है, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या गुण धर्म मनु ने अपेक्षित किए, क्या मनु का राजा निरंकुश है, तथा अन्य वो क्या विशेषताएं हैं जो मनु के राजा को धारित करनी चाहिए। मेरा नाम है नरेश कुमार भारी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजनीति विज्ञान का। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के YouTube चैनल को आप देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को, हमारे वीडियो को अपने सहपाठियों तक साझा करें। राजा यानी स्वामी। तो मनु ने राजा के लिए जिन गुणों की वकालत की है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि राजा को तीनों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। तीनों सनातन विधाओं का ज्ञान उसे होना चाहिए। तीनों सनातन विधाएं दंड नीति, तर्क विधा तथा ब्रह्म विधा। इसके साथ साथ उसे, यानी वेदों का ज्ञाता होने के साथ साथ तीनों सनातन विधाओं का ज्ञान होने के साथ साथ उसे व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य यानी कॉमर्स, व्यवसाय, बिजनेस तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। यानी ना केवल वेद बल्कि बाकी तीनों विधाएं तथा उसके साथ साथ प्रैक्टिकल यानी प्रैग्मेटिक नॉलेज भी राजा को होना चाहिए। दूसरी जो विशेषता राजा में बताई वो थी जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय अर्थात जो धर्म के अनुकूल आचरण कर सके, जनता को वश में वही कर सकता है जो जितेंद्रिय हो, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर संयम हासिल हो। जितेंद्रिय होने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे योगाभ्यास करना चाहिए। उसे काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसनों तथा क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से बचना चाहिए। ये व्यसन कौन से हैं? काम वासना से जो 10 व्यसन उत्पन्न होते हैं, उनकी सूची भी मनु ने प्रदान की। वो व्यसन है मृग्या खेलना, चौपड़ जुआ खेलना, दिन में सोना। देखिए, दिन में सोना भी, आज आप विद्यार्थी हैं, आप भले ही रात में देरी तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप कि प्राचीन भारतीय चिंतन में दिन में सोना एक व्यसन माना गया है। काम कथा, पर निंदा करना, जिसे अपनी चुगली कहते हैं, स्त्रियों का अति संग, मादक पदार्थों का सेवन, गाना बजाना, नाचना नचाना तथा सुनने और देखने की अत्यधिक आसक्ति, वृथा में इधर उधर घूमना, ये 10 व्यसन है जो अक्सर काम वासना से उत्पन्न होते हैं। उनकी आलोचना मनु ने की और राजा को इन 10 व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। क्रोध से जो 8 व्यसन उत्पन्न होते हैं, उनकी सूची भी मनु ने प्रदान की। देखिए, क्रोध अपने आप में बुरा है ही, लेकिन क्रोध से 8 और बुराइयां उत्पन्न होती हैं। उनका मनु ने राजा में अभाव होने की बात कही कि राजा में ये गुण नहीं होने चाहिए, जैसे चुगली करना, बलात्कार, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता, बुरे कार्य में धन अपव्यय, कठोर वचन तथा बिना अपराध विशेष दंड देना। यानी राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए और उसका इंद्रियों पर इस कदर कंट्रोल होना चाहिए कि उसे काम वासना
और क्रोध से उत्पन्न 18 व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। व्यसन मौत से भी अधिक कष्टकारक हैं। व्यसनी मौत के उपरांत नरक को जाता है और व्यसन रहित पुरुष मौत के बाद स्वर्ग को गमन करता है। राजा को वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, बुड्ढों का सम्मान करना चाहिए, वेदों का श्रवण करना चाहिए तथा प्रदत्त शिक्षाओं को व्यवहार में लाना चाहिए। सदैव विनीत रहना चाहिए, यानी उसे विनम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। राजा की स्थिति है, जैसा हमने देखा कि 7 प्रकृतियां मनु ने मानी राज्य की, उनमें राजा प्रथम स्थान पर है। बाकी और ये जो प्रकृतियां हैं ये महत्ता के घटते क्रम में है, इसलिए राजा ना केवल प्रथम स्थान पर है बल्कि वह सबसे महत्वपूर्ण है। मनु ने राजा में 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से बना हुआ बताया। देखिए, मनु राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है उसकी वकालत करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी वो ईश्वर की रचना मानते हैं। राजा है वह ईश्वर की देन है, राजा ईश्वर की देन है। तो यहाँ भी वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक देवता के गुणों से युक्त नहीं बल्कि 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से बना हुआ है राजा, इसलिए वह किसी इंडिविजुअल एक देवता से श्रेष्ठ है। ये 8 देवताएं सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि बताए। राजा को में इन जो 8 देवताओं के जो उत्कृष्ट अंश हैं वो कौन से हैं? इंद्र अथवा विद्युत के समान राजा में ऐश्वर्यकर्ता का गुण होता है। पवन के समान प्राणवत, प्रिय, हृदय की बात जानने वाला होता है राजा। यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश राजा होता है। सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश राजा में होता है। अग्नि के समान दुष्टों का भस्म करने वाला होता है राजा। वरुण के समान दुष्टों का अनेक प्रकार से बांधने वाला तथा चंद्र श्रेष्ठ पुरुषों का आनंद लेने वाला तथा कुबेर का गुण कोषों को भरने वाला होता है राजा, यानी स्वामी। तो इस प्रकार कैसे मनु का जो राजा है वह न केवल एक राजा बल्कि 8 जो देवता हैं उनके भी उत्कृष्ट अंशों से मिलकर बना हुआ है। तो इस वजह से राजा महान है। राजा की शक्ति का कोई अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के वश की बात नहीं है, क्योंकि राजा तो ईश्वर की देन है और ईश्वर में भी 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से मिलकर बना हुआ है। कि जैसे अग्नि असावधानी से स्पर्श करने वाले को जलाती है, वैसे ही राजाग्नि चीर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। यानी राजा है, द किंग है, उसके साथ अगर कोई धोखाधड़ी करता है, कोई अपमान करता है तो राजाग्नि है वह उस कुल को ही जला देती है। राजा ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। तो ये राजा के गुण मनुस्मृति में बताए। राजा के जो कार्य हैं और जो राज्य का कार्य क्षेत्र है वह भी विस्तृत है। यद्यपि अर्थशास्त्र और शुक्र नीतिसार यानी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और शुक्र द्वारा रचित शुक्र नीतिसार जितना विस्तार से तो इसमें चर्चा नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी राजा का जो दायित्व है, राज्य का जो दायरा है वह है एक वेलफेयर किंग यानी जन कल्याण के राजा के समान है। यहाँ राजा का कर्तव्य है वह प्रजा रक्षण है। अराजकता जैसी स्थिति में जब बात आती है कि राजा का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, तब मनु का जो सिद्धांत है वो ये है कि अराजकता की स्थिति में ब्रह्मा ने राज्य की रचना की और उसका जो उद्देश्य है वह है रक्षण, यानी राजा को रक्षण करना है। किससे? अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से, यानी राज्य में उसे लॉ एंड ऑर्डर तथा जस्टिस की स्थापना करनी है तथा बाह्य आक्रमण से उसे रक्षा करनी है। तो ये जो रक्षण है ये न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य भी है।
बाह्य आक्रमण में युद्ध का जो विकल्प है उसे प्राचीन भारतीय विचारक मनु के शब्दों में, विचारों में उसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना है, न्यूनतम नुकसान की रणनीति अपनानी है तथा रीति नीति से युद्ध को अंजाम देना है। दूसरा जो कार्य है वह प्रजा पालन या लोक कल्याण का कार्य है। यह राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक हो। देखिए, राज्य का जो उद्देश्य है ना, राजा का जो उद्देश्य है वह केवल रक्षण तक सीमित नहीं है। मनु का राजा प्रजा के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष न केवल इलौकिक बल्कि पारलौकिक लक्ष्यों तक उसका दायरा विस्तृत है। धारणा इतनी व्यापक है कि भौतिक नैतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण इसमें समाहित है। राजा को प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार दान देना चाहिए। यानी राजा को ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना चाहिए। न केवल ब्राह्मणों वर्ण समाज के असहाय व्यक्तियों, असहाय स्त्रियों, विधवाओं, रोगग्रस्त स्त्रियों की भी देखभाल राजा को करनी चाहिए। देखिए, राजा का ये जो कार्य है, कर्तव्य का जो क्षेत्र है, उससे स्पष्ट है कि मनु के राज्य का जो दायरा था वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। वह इहलौकिक से पारलौकिक तक जाता है। वह रक्षण से असहाय व्यक्तियों की सहायता और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि तक विस्तृत है। अगला जो कार्य है वह है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, यानी योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, गुप्तचर व्यवस्था के प्रावधान के साथ साथ पूरी प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक व्यवस्था में जो भी व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है, मनु ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा की है। उन्होंने भ्रष्ट आचरण पर देश निकाले की भी वकालत की है। अगला जो क्षेत्र है वह है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया। मनु ने माना कि राजा का परम कर्तव्य प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि है। राजा को इसके लिए क्या करना चाहिए? राजा को कृषि उत्पादन प्लस व्यापार संचालन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रजा की संपत्ति समृद्धि की रक्षा, यानी उसकी संपत्ति और समृद्धि की रक्षा, व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। व्यापारियों द्वारा प्रजा के विरुद्ध किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, कम तोलना, ज़्यादा मूल्य लेना से भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यानी ये जो मनु का राज्य है इसमें स्पष्ट है कि उसका राज्य है वो मिनिमल स्टेट यानी न्यूनतम राज्य नहीं है जो उदारवादी या नव उदारवादी जिसकी वकालत करते हैं। मनु का राज्य प्योरेस्ट सेंस में एक समाजवादी राज्य की तरह है जो जिसका दायरा न केवल रक्षण बल्कि रक्षण के साथ साथ कल्याण की ओर जाता है। अगला जो क्षेत्र है वह है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वहन। मनु ने इसके लिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दो आधार बताए। इन दोनों को बनाए रखना, मेंटेन करना, इनकी शुद्धता बनाए रखने का कार्य मनु ने राजा का माना। तो इस प्रकार राजा न केवल प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करता है बल्कि वह सामाजिक क्षेत्र में भी उतना ही शक्तिशाली और उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। अगला है न्याय की व्यवस्था। न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जैसा मनु आगे जब न्याय की व्यवस्था बताते हैं तो कहते हैं कि अगर राजा ये कार्य ना करे तो राजा को यह कार्य एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। यानी एक ऐसा कर्तव्य जो प्रथम दृष्टया मनु ने राजा को स्वयं करने के लिए अनुशंसित किया। मनु ने जब राज्य की उत्पत्ति का जो डिवाइन थियरी यानी देवीय उत्पत्ति की बात कही है उसमें राज्य विहीन अवस्था में मत्स्य न्याय की स्थिति है और इस स्थिति से तंग आकर के लोग ब्रह्मा से राज्य की डिमांड करते हैं और ब्रह्मा राज्य का निर्माण करते हैं। नीति और धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना इस राज्य का लक्ष्य है। न्याय की व्यवस्था नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना, सुरक्षा की भावना तथा न्याय के प्रति विश्वास पैदा करना, जनता में सभी व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में संलग्न रखना, आचरण की मर्यादा के उल्लंघन को रोकना, रिश्वतखोरों, जुआरियों, धोखेबाजों तथा दुष्टों को दंडित करना, गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों को बाहरी जुर्माना लगाना न्याय का कॉन्सेप्ट है। यानी न्याय
यहाँ हम देखते हैं कि न्याय सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का नाम नहीं है। न्याय सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का नाम नहीं है। इसके साथ साथ न्याय कर्तव्य पालन तथा सुरक्षा और न्याय की भावना को विकसित करने का भी नाम है। यानी यह केवल और केवल स्टेटस क्वेस्ट नहीं है, यह और इसका जो दायरा है वह सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, कर्तव्य पालन भी करवाना जरूरी है। अगला जो दायरा है वह है परराष्ट्र संबंधों का संचालन ऐसी युक्ति और विवेक से कि बाह्य आक्रमण से रक्षा हो सके, अनावश्यक युद्ध में उलझना नहीं पड़े, राज्य के सम्मान की रक्षा हो, राजा को अश्वमेध या विश्वजीत आदि यज्ञ करवाने चाहिए। राजा प्रजा के पिता की तरह है। यानी परराष्ट्र संबंधों में जैसा हमने मंडल सिद्धांत और षाडगुणीय नीति में देखा था कि जो वॉर है वह अवॉइडेबल है, यानी वॉर लास्ट रिसोर्ट है, उसे अपनाना नहीं चाहिए। उससे पहले उसे राजा को साम दाम और भेद की रणनीति अपनानी चाहिए। मंडल सिद्धांत से उसे कौन मित्र है और कौन शत्रु है उसका मूल्यांकन कर शक्ति संतुलन उसे अपने फेवर में रखना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। शांति परराष्ट्र संबंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साध्य है, उसे हासिल करना चाहिए। केवल मोटवानी जो विचारक हैं उन्होंने लिखा है कि मनु के निर्देशन में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले अनेक कानून वर्तमानकालीन राजशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होते हैं। मनु का राज्य अगर क्रक्ष के रूप में हम देखें तो मनु का राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि उसका दायरा न केवल सुरक्षा का दायरा भी विस्तृत है, यह आंतरिक और बाह्य तक जाता है। सुरक्षा के दायरे के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा कर्तव्यों को निर्धारित करने वाला, चारों पुरुषार्थों की पहुंच या चारों पुरुषार्थों की सिद्धि को सुनिश्चित करने वाला है। तो मनु का राज्य है वह अत्यंत विस्तृत है और यह एक उदारवादी मिनिमलिस्ट राज्य किसी भी तरीके से नहीं है। यह एक कल्याणकारी राज्य है जो बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किए हुए है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।